हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी। और हमने डिविडेंड पॉलिसी के अंदर देखा था कि हम कुछ मॉडल्स के बेसिस पर ये डिसाइड करेंगे कि डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसमें हमने देखा था कि कुछ मॉडल्स डिविडेंड रेलेवेंट मॉडल होते हैं, कुछ मॉडल्स डिविडेंड इररेलेवेंट मॉडल्स होते हैं। हमने दो मॉडल्स कवर किए थे, दोनों ही डिविडेंड रेलेवेंट मॉडल थे। एक पढ़ा था हमने ग्राहम डॉट मॉडल, जो कहता है कि डिविडेंड देना चाहिए और जितना ज्यादा डिविडेंड देंगे उतनी ज्यादा मार्केट प्राइस बढ़ेगी। वो डिविडेंड को रिटेंशन से 4 टाइम्स वेट देते हैं। ये ग्राहम डॉट मॉडल हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था वॉल्टर्स मॉडल। ग्राहम डॉट मॉडल पे कोई क्वेश्चन नहीं किया था क्योंकि मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। कॉन्सेप्ट और उसका एक डेरिवेशन, काइंड ऑफ सेमी डेरिवेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो फॉर्मूले में कॉन्सेप्ट क्या बेस्ड है, उसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। फिर वॉल्टर्स मॉडल पढ़ा था। वॉल्टर्स मॉडल पे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, और हमने एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया था वॉल्टर्स मॉडल पे। वॉल्टर मॉडल डिविडेंड रेलेवेंट मॉडल है। वॉल्टर मॉडल कहता है कि डिविडेंड देने से मार्केट प्राइस अफेक्ट होगी, बट ये ग्राहम डॉट की तरह ऐसा नहीं बोलता कि ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दो, जितना ज्यादा डिविडेंड दो उतनी प्राइस बढ़ेगी, ये ऐसी बात नहीं बोलता है। ये बोलता है कि सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिए कि डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर डिविडेंड देना चाहिए तो फिर पूरी अर्निंग डिविडेंड की तरह दे दो, मैक्सिमम मार्केट प्राइस आएगी। और अगर डिविडेंड नहीं देना चाहिए तो बिल्कुल डिविडेंड मत दीजिए, 100% रिटेंशन करिए, तो मार्केट प्राइस एक्स्ट्रा आएगी। वॉल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग ओनली दो डिविडेंड पॉलिसीज निकल के आती है बेसिकली, 100% डिविडेंड दे दीजिए या फिर 100% रिटेन कर लीजिए। ये दो रेट्स पर बेस्ड है, हमने समझा था, एक आईआरआर और एक केई। आईआरआर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको मैंने अभी सिंप्लीफाइड टर्म्स में आपको बताया था कि ये वो रेट है जिस पर कंपनी पैसा अर्न कर सकती है, कंपनी रिटर्न अर्न कर सकती है। और फिर थी केई। केई वो रेट है जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आईआरआर केई से ज्यादा हो, मतलब कंपनी इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अर्न कर सकती है, तो बिल्कुल डिविडेंड मत दीजिए, 100% पैसा रिटर्न करिए, रिटेन करिए, रिटेंशन करिए आप सारी अर्निंग्स का। आपकी मार्केट प्राइस जो है वो मैक्सिमम आएगी। वहीं दूसरा सिचुएशन था जब केई आईआरआर से बढ़ी है, यानी इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन कंपनी की अर्निंग से भी ज्यादा है, तो सारा पैसा आप इन्वेस्टर्स को दे दीजिए, यानी शेयर होल्डर्स को दे दीजिए, क्योंकि वो उस पैसे पे ज्यादा अर्न कर सकते हैं और तो आपकी मार्केट प्राइस हाईएस्ट आएगी। वोल्टर्स मॉडल के अंदर मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं उसका उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। वो कुछ भी नहीं है, वो कैपिटलाइज कर रहे हैं अर्निंग्स को, जिसमें डिविडेंड को वो नॉर्मली कैपिटलाइज कर रहे हैं, बट रिटेंशन को वो एक वेट लगा रहे हैं, जो वेट होगा आईआरआर अपॉन केई का। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, डिविडेंड पर शेयर प्लस आईआरआर अपॉन केई इनटू अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर होल डिवाइडेड बाय केई का परसेंटेज। इससे मार्केट प्राइस निकलती है। चलिए, इस पर्टिकुलर क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वॉल्टर्स मॉडल पे, ताकि वॉल्टर्स मॉडल पे हमारी कंप्लीट कमांड आ जाए। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 26 में सॉल्व कर रहा हूं आप ही के मॉड्यूल का। क्वेश्चन बोलता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू मेसर्स एक्स वाई लिमिटेड। अर्निंग्स ऑफ द कंपनी दे रखी है 5 लाख की। डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है 60% का। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी है 12%, ये केई हो गया। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये आईआरआर हो गया। तो हमें जो जो दे रखा है पहले वो मैं लिख देता हूं। जो दो इंपॉर्टेंट रेट जिसके अराउंड ये पूरा फॉर्मूला घूमता है, वो रेट पहले लिख लेता हूं। आईआरआर जो दे रखी है वो है 15% की, which is greater than KE which is equal to 12%। तो सीधा सीधा हमारा डिविडेंड पॉलिसी पे सजेशन आ जाता है, आईआरआर बड़ी है, कंपनी ज्यादा रेट पे अर्न कर सकती है, तो नो डिविडेंड शुड बी गिवन एज पर वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल्स के हिसाब से तो आपको बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास क्वेश्चन में। अर्निंग पर शेयर दे रखी है 5 लाख रुपीस की, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख के। तो इससे जो अर्निंग है कंपनी की, टोटल अर्निंग, उससे मैं अर्निंग पर शेयर निकाल सकता हूं। तो अर्निंग पर शेयर निकाल लेता हूं। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू
earning available for equity shareholders divided by number of equity shares। अर्निंग जो है वो 5 लाख रुपीस की है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1 लाख। तो अर्निंग पर शेयर आया 5। अर्निंग पर शेयर आया 5। क्वेश्चन में बोला है कि जो पे आउट हम रख रहे हैं वो 60% का रख रहे हैं, जो कि गलत है। इनको देना नहीं चाहिए डिविडेंड वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से। तो डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा 5 इंटू 60%। ये डिविडेंड पे आउट जो है ये क्वेश्चन में ही गिवन था। तो 3 रुपए का डिविडेंड पर शेयर हमें रखने को क्वेश्चन वाले ने बोला है। क्या पूछा है सबसे पहले, व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर्स मॉडल। अगर 60% का पे आउट रखते हैं तो मार्केट वैल्यू क्या आएगी ये बताइए। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्ट 1 सॉल्व कर लेता हूं मैं। मार्केट प्राइस पर शेयर एट 60% पे आउट। फॉर्मूला है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर प्लस IRR अपॉन के का वेट लगा दो आप किस पर, रिटेंशन पर। तो रिटेंशन हो जाएगा अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर, और इस पूरे को आप के परसेंटेज से कैपिटलाइज कर दीजिए। ये फॉर्मूले का लॉजिक है। डिविडेंड पर शेयर हम दे रहे हैं 3 रुपए का, प्लस IRR जो है वो है 15 की और के है 12 की। 15 अपॉन 12, यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं लिखना है, इसको कांस्टेंट की तरह लेना है। अर्निंग पर शेयर जो है वो थी 5 रुपए की और डिविडेंड पर शेयर 3 रुपए का मैंने निकाला रिटेंशन से, और डिवाइड करना है इसे के परसेंटेज से। तो के हमारा 12%, 12% से डिवाइड कर देंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगी। चलिए देखते हैं कि मार्केट प्राइस क्या आ रही है। मैं जो भी कैलकुलेटर पे कर रहा हूं उसे बोलकर अभी बताऊंगा। तो 5 माइनस 3 दैट इज 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12 का परसेंटेज। तो मार्केट प्राइस आ रही है 45.83 की, रुपीज 45.83। ये मार्केट प्राइस आ रही है आपकी करंट डिविडेंड पॉलिसी पर, जो कि मैक्सिमम मार्केट प्राइस ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से सजेस्टेड डिविडेंड पॉलिसी है कि आपको डिविडेंड बिल्कुल नहीं देना चाहिए, पे आउट 0% रखना चाहिए। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट पूछते हैं, व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट। भैया कब का दे चुका हूं, पहली लाइन में लिखा है देखो, नो डिविडेंड शुड बी गिवन। व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल, 0%। अच्छा, पार्ट 1 में इन्होंने मार्केट वैल्यू पर शेयर पूछी है, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर हमने निकाल ली। सेकंड पार्ट के अंदर व्हाट, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी पूछी होती तो मार्केट प्राइस इनटू 1 लाख करते तो आंसर आ जाता हमारा, है ना, पूरी कंपनी की प्राइस अगर मार्केट वैल्यू पूछी होती तो। व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर एट दैट पे आउट। तो ऑप्टिमम पे आउट हमारे हिसाब से वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से क्या होना चाहिए, 0% पे आउट होना चाहिए। सेकंड, optimum payout as per Walter's model is 0 dividend since IRR is greater than KE। क्यों, क्योंकि IRR KE से बड़ा है। Computation of market price at this payout। तो यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर 0 हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर 5 रुपए रहेगा। 5 रुपए कमाए, 5 ही कमाएंगे। अब आप डिविडेंड इसमें से भले ही 5 का दो, 3 का दो या 0 का दो। फॉर्मूला, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर प्लस IRR अपॉन के इंटू अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर
होल डिवाइडेड बाय के का परसेंटेज। ठीक है, हाँ जी। डिविडेंड पर शेयर 0 0 प्लस IRR 15 के 12 अपॉन अर्निंग पर शेयर 5 माइनस डिविडेंड पर शेयर 0 होल डिवाइडेड बाय 12 का परसेंट या 0.12 भी आप ले सकते हैं। 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 12%। तो मार्केट प्राइस जो आ रही है 52.0833 और इससे ज्यादा मार्केट प्राइस आप अर्न कर नहीं सकते वॉल्टर मॉडल के हिसाब से। मैक्सिमम मार्केट प्राइस 52.83 आती है, 52.08 आती है और 60% पे आउट पे 45.83 आ रही थी। कम आ रही थी क्योंकि कम ही आनी चाहिए वॉल्टर मॉडल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे पे आउट 0 का बनता है। तो ये क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। वॉल्टर मॉडल में जो भी पूछा था हमने इन्हें बता दिया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 26 कर लिया। अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 28। आप ही के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, वही कर रहे हैं हम। ओके, चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर सप्लाइड टू यू। ये इंफॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है, देख लेते हैं। टोटल अर्निंग्स 2 लाख की है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 20,000 शेयर है, अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। डिविडेंड पेड दे रखा है 1,50,000 का, तो इसको भी मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूंगा तो डिविडेंड पर शेयर निकल जाएगा। फिर प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है, प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है हमें, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो का कैसे काम में लिया जाएगा मैं भी आपको बताता हूँ। फर्स्ट, असरटेन whether the company is following an optimum dividend policy or not। ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी है या नहीं है ये बताना है। तो ये हम वॉल्टर्स मॉडल से बता सकते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी ऑप्टिमल है या नहीं। तो उसके लिए मुझे 2 रेट चाहिएंगी, IRR और KE। वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो चलिए पहले वो निकालता हूं मैं, ठीक है। पहले IRR और KE निकालता हूं। तो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए उसे कंप्यूट कर लेता हूं मैं। टोटल अर्निंग्स 2 लाख की हैं। मैं अर्निंग पर शेयर कंप्यूट कर रहा हूं पहले। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और फिर मुझे कैलकुलेट करना है, एक और चीज चाहिए, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। टोटल अर्निंग जो कंपनी ने करी है वो करी है 2 लाख रुपए की, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट इज 20,000। तो 10 रुपए पर शेयर तो मेरा आ गया अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है 1,50,000 का, 1,50,000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो पर शेयर जो डिविडेंड आ जाएगा वो आ जाएगा 7.5 रुपीज पर शेयर का। तो इन्होंने 75% की डिविडेंड पे आउट रखी है। अब मुझे चाहिए IRR और KE। देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो, मैं आपको एक बात बता दूं कि KE जो होता है वो सीधा सीधा निकल सकता है। KE का एक फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, नोट्स में गिवन है वैसे ये। KE इज इक्वल टू 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो, है ना। इससे सीधा KE निकल सकता है, और अगर वो रेट में चाहिए तो इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे सीधा KE निकल सकता है। तो चलिए मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करता हुआ यहाँ KE निकालता हूँ। KE इज इक्वल टू, और ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, 1 अपॉन प्राइस। इसका डेरिवेशन भी अभी 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार KE निकाल लूँ फिर आपको समझा देता हूँ कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। वो KE का फॉर्मूला जो सीखा था ना, बस उसी का मॉडिफाइड वर्जन है ये, कुछ भी और बड़ी बात नहीं है। So KE would be equal to 1 upon price earning ratio. Price earning 12.5 दे रखा है, तो KE is equal to 1 upon 12.5 और into 100 करना पड़ेगा ताकि ये परसेंटेज में आ जाए। 1 डिवाइडेड बाय 12.5%। तो KE तो आ गया हमारा 8%। KE आ गया हमारा 8%। ये 1 upon price earning ratio का क्या लॉजिक है समझिएगा। KE का फॉर्मूला ध्यान है क्या, KE इज इक्वल टू, चलो इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, 1 अपॉन प्राइस अर्निंग। प्राइस अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस अर्निंग इज इक्वल टू मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, यही होता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन प्राइस अर्निंग है, यानी 1 अपॉन मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक है।
तो 1 अपॉन ए है, तो अगर इसको रेसिप्रोकेट करूं तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस, यही तो अर्निंग यील्ड होती है, और इनटू 100 रेट बनाने के लिए, है ना। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं हो गया, फॉर्मूला के ही से ही निकला हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो अभी क्या है कि हमारा के भी निकल गया, अब हमें आईआरआर चाहिए। आईआरआर इज द रेट एट विच कंपनी अर्न्स, रेट एट विच कंपनी अर्न्स, कंपनी की टोटल अर्निंग दे रखी है 2 लाख रुपए की, और साथ ही कंपनी की इक्विटी कैपिटल भी दे रखी है। अज्यूमिंग के कोई और फंड्स एम्प्लॉयड नहीं है, अगर होते तो हमें बता देता। तो 20,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का एक है, तो इससे टोटल इक्विटी एम्प्लॉयड आ जाएगा, और टोटल अर्निंग पता है, तो इससे रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूं अब। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कायदे से तो ये करना चाहिए, पर अभी मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है मैं उसी से काम चलाऊंगा। तो टोटल अर्निंग 2 लाख रुपीज की है, 2 लाख रुपीज की है, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करना है भैया, 20,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का एक है, तो 20,000 इंटू 100 कर देंगे, ये 20 लाख रुपए आ जाएगा, है ना। और इंटू 100 करना पड़ेगा ताकि ये रेट बन जाए। तो वैसे तो ऑफकोर्स ये आ रहा है कितना, 10% आ रहा है, 10% का क्या आ रहा है, ये हमारा आईआरआर हो गया। तो हमें के ई मिल चुकी है, और हमें रेट ऑफ रिटर्न मिल चुकी है, यानी आईआरआर भी हमें मिल चुकी है। आईआरआर और के ई आपके सामने है, ये क्या कह रहे हैं, ये चीख चीख के कह रहे हैं कि आईआरआर के ई से बड़ा है, तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए। अब देखते हैं सवाल क्या पूछा है, असरटेन वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, नो। इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे ले जाता हूं। आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, नो, company is not following optimal dividend policy, since dividend payout should be 0 because IRR is greater than KE. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड, फाइंड आउट व्हाट शुड बी द प्राइस अर्निंग रेशियो at which the dividend policy will have no effect on the value of share. Very interesting question. Find out what should be the price earning ratio. क्या प्राइस अर्निंग रेशियो होगा जिस पर डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा शेयर की प्राइस पर, डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमसे किस प्राइस अर्निंग रेशियो से, कौन से प्राइस अर्निंग रेशियो पर डिविडेंड पॉलिसी का कोई असर नहीं रहेगा। मॉडल कौन सा चल रहा है, वॉल्टर्स मॉडल चल रहा है। वॉल्टर्स मॉडल में वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है जब डिविडेंड दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आईआरआर बड़ा हो तो डिविडेंड नहीं देना है, केई बड़ा हो तो डिविडेंड देना है, जब दोनों बराबर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो तो भी अच्छा है, क्योंकि जिस रेट पे आप अर्न कर रहे हो उसी रेट पे हम भी अर्न करते हैं। आप कमा के दे दो तो आप कमा के दे दो, आप कमा के नहीं दोगे तो हम भी कमा लेंगे उसी रेट पर। तो अगर आईआरआर और केई बराबर हो तो डिविडेंड पॉलिसी इररिलेवेंट हो जाती है। ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई हो तो फिर सेकंड पार्ट बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सेकंड, एज पर वॉल्टर्स मॉडल डिविडेंड पेमेंट would be irrelevant when IRR equals KE. IRR equals KE. Here
IRR इक्वल्स, IRR कितना आया था हमारा, IRR आया था 10% का, हियर IRR इज इक्वल टू 10%, देयरफॉर KE should also be 10%. तो here IRR is equal to 10%, therefore KE should also be 10%. ठीक है, if KE equals 10%, then dividend declaration will have no impact on market price. और KE और PE में क्या रिलेशन होता है, दैट KE is equal to 1 upon PE रेशियो। अब यहां पर हमें KE पता है, KE 10% चाहिए हमें, तो किस प्राइस अर्निंग रेशियो पे KE 10% आएगा, तो PE would be equal to 1 upon 10% is equal to 1 divided by 10%, तो आंसर 10 आ जाता है, आंसर 10 आ जाता है। तो 10 के प्राइस अर्निंग रेशियो पर KE 10% आएगा, और फिर अगर KE 10% है और IRR भी 10% है तो डिविडेंड दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट, विल योर डिसीजन चेंज if PE ratio is 8 instead of 12.5, अगर PE ratio 8 है instead of 12.5 तो our decision would change, but now we have to see that what is the KE and then we will compare the new KE with the IRR। तो थर्ड पार्ट के अंदर देखते हैं, थर्ड पार्ट के अंदर if price earning is equal to 8, then KE would be equal to 1 upon price earning ratio, which would be equal to 1 upon 8 into 100, रेट बनाने के लिए 1 divided by 8%, तो हमारा जो KE है वो 12.5% आ जाएगा। ठीक है, और IRR जो था वो हमारा 10% था। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिचुएशन चेंज हो गई है। नाउ KE इज ग्रेटर देन IRR, KE 12.5% है और IRR 10% है। So now dividend should be declared. Should be declared and 100% dividend should be declared। हाँ, तो अब हम निकाल के देखते हैं कि मार्केट प्राइस कितनी आती है इनके पे आउट पर, जो कि चल रहा है 75% का। ठीक है, सो कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस विथ न्यू प्राइस अर्निंग एट करंट पे आउट। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा इस क्वेश्चन। फॉर्मूला वही रहेगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर प्लस IRR अपॉन KE इंटू अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर होल डिवाइडेड बाय KE का परसेंट। अभी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं 7.5 रुपीज का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस 7.5 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। तो डिविडेंड पर शेयर 7.5 प्लस IRR आपका 10 है, और KE जो है आपका अभी 12.5 हो गया है, KE 12.5। अब देखिएगा ये फिगर छोटा हो गया, तो जो भी ब्रैकेट से निकलेगा उसको और ये स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अर्निंग पर शेयर 10 का है माइनस 7.5, तो अब आप चाहेंगे कि इस ब्रैकेट से छोटा नंबर निकले, क्योंकि नीचे वाला जो KE है वो बड़ा है और यहाँ पे जो डिविडेंड पर शेयर है वो बड़े से बड़ा नंबर निकले, ताकि कैपिटलाइज करके ज्यादा बड़ी मार्केट प्राइस आए। यही लॉजिक चल रहा है वॉल्टर के फॉर्मूले का। और इसको डिवाइड कर देंगे हम
12.5% से। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आंसर निकालता हूँ। 10 माइनस ये 10 ही आ रही थी ना अर्निंग पर शेयर, जी अर्निंग पर शेयर 10 ही आ रही थी। तो 10 माइनस 7.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 12.5%। तो अभी जो मार्केट प्राइस निकल के आएगी वो आएगी ₹76 की, मार्केट प्राइस एट कंपनीज पे आउट। बट अब हमारा सजेस्टेड पे आउट ये नहीं है, हमारा सजेस्टेड पे आउट 100% है। अब मैं हमारे सजेस्टेड पे आउट पे मार्केट प्राइस निकालता हूं। क्वेश्चन का आंसर मैं कर चुका हूं, ये सब हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। Will your decision change? Yes, our decision will change and will change to what? वो हमने सजेस्ट कर लिया वॉल्टर मॉडल के हिसाब से। अभी सिर्फ हम उसको प्रूव कर रहे हैं हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस एट ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट दैट इज 100%. सो डिविडेंड पर शेयर शुड बी अर्निंग पर शेयर के बराबर। अर्निंग पर शेयर है 10 की, तो डिविडेंड भी 10 का होना चाहिए। चलिए अब इस पर मार्केट प्राइस निकालते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर प्लस IRR अपॉन KE इंटू अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। फॉर्मूला कंसेप्ट से समझा होगा तो याद करने में आसानी भी रहेगी, बार बार लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, लर्न करने में कन्वीनियंट रहेगी। फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन आप कभी सही कर नहीं पाएंगे एग्जाम में। डिविडेंड पर शेयर हमारे हिसाब से 100% पे आउट पे 10 रुपए का डिविडेंड होना चाहिए। तो 10 रुपीज का डिविडेंड प्लस IRR 10 की है IRR, तो पर KE जो हो गई अब 12.5% की हो गई, इनटू ब्रैकेट यहाँ नहीं लगाने हैं, इनटू EPS माइनस DPS। EPS कितना है? EPS है 10 का माइनस डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर भी 10 का है, तो ये 0 आया। तो लीस्ट इम्पैक्ट, छोटा करने को कुछ दिया ही नहीं इसे, ठीक है ना, कुछ स्मॉल कर ही नहीं पाएगा ये। जितनी अर्निंग है वो पूरी की पूरी डिविडेंड की तरह कैपिटलाइज होंगी। पूरी की पूरी अर्निंग डिविडेंड दे दी तो 10 कैपिटलाइज होगा। मैक्सिमम मैं 10 को कैपिटलाइज कर सकता हूँ और पूरे 10 को कैपिटलाइज करने का मुझे मौका मिल रहा है। 10 में से मैं अगर मैं डिविडेंड 10 का नहीं दूंगा, मतलब अर्निंग पर शेयर जितना डिविडेंड नहीं दूंगा, तो 10 यहाँ छोटा हो जाएगा, 8 7 6 हो जाएगा, और बचा हुआ फिगर आप यहाँ भेजोगे वो और छोटा हो जाएगा, फिर वो कैपिटलाइज होगा तो फाइनल फिगर स्मॉल ही आना है। ये लॉजिक चल रहा है वॉल्टर्स मॉडल का। डिवाइडेड बाय KE का परसेंटेज, KE कितना है? KE जो है हमारा 12.5% है, 12.5% से कैपिटलाइज कर लेता हूँ। तो ये जो पूरा का पूरा 10 अपॉन 12.5 है, इसका आंसर तो 0 आना है क्योंकि 10 माइनस 10 0 है। तो मुझे सीधा सॉल्व करना है 10 डिवाइडेड बाय 12.5%, 10 डिवाइडेड बाय 12.5%, तो ₹80 आपकी मार्केट प्राइस आती है। और ये ऑफ कोर्स देखिएगा उससे ज्यादा आ रही है, वहां 76 आ रही थी। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व किया, तीनों पार्ट्स का आंसर कर दिया। हमारा डिसीजन क्या रहेगा वॉल्टर्स मॉडल की प्रैक्टिस के लिए हमने ये क्वेश्चन किया था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम वॉल्टर्स मॉडल पे ही बेस्ड। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 25 है आपके मॉड्यूल का। The following figures are collected from the annual report। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर देता हूँ। ओके, The following figures are collected from the annual report of XYZ Limited। नेट प्रॉफिट दे रखा है 30 लाख रुपीस का। आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर दे रखे 100 लाख रुपए के। प्रेफरेंस डिविडेंड पे तो कोई डिविडेंड पॉलिसी होती नहीं हमारी, इक्विटी पे निकालना पड़ेगा हमें। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखे हैं 3 लाख रुपए के। अभी नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो इस नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड निकालूंगा तो मुझे पता पड़ेगा कि कितना अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है, और फिर उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करूंगा तो अर्निंग पर शेयर आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% का है, तो IRR दे रखा है हमें। व्हाट शुड बी दी अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट सो एज टू कीप दी शेयर प्राइस एट 42 बाय यूजिंग वॉल्टर मॉडल। इन्होंने कहा कि कितना पे आउट करूं, मेरे को जो डिजायर्ड मार्केट प्राइस है वो नोन है, मार्केट प्राइस मुझे 42 चाहिए। अब इसने बताया कि कितना पे आउट करूं कि मार्केट प्राइस 42 पहुंच जाए, ये आप मुझे बताओ।
तो मुझे डिविडेंड पर शेयर अननोन है, और मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है, और इसमें आंसर में मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि केई अज्यूम करो 16%, क्योंकि केई निकालने का कोई जरिया और नहीं दे रखा है ना। क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखे हैं बट इनकी फेस वैल्यू नहीं पता, तो मैं ये पता नहीं कर सकता कि इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, तो डिवाइड करके नहीं निकाल सकता। तो एक्चुअली सोल्यूशन में आप जब मॉड्यूल में देखेंगे तो उन्होंने के 16% अज्यूम करी है, तो मैं भी यहाँ 16% ऊपर ही लिख रहा हूँ, अज्यूम के 16%। मैंने इसको क्वेश्चन का पार्ट बना लिया बेसिकली। मुझे अर्निंग पर शेयर नहीं पता है, तो अर्निंग पर शेयर निकालनी पड़ेगी। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए क्या करूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है मुझे क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 30 लाख। इसमें से मैं लेस कर दूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड। 100 लाख के ये हैं, अमाउंट दे रखा है इनका रुपीज में, और 12% की रेट लगानी है। तो 12 लाख रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो आ जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो 18 लाख रुपीस का आ रहा है मेरे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब मुझे चाहिए अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 18 लाख का है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें दे रखे हैं 3 लाख। 3 लाख, तो अर्निंग पर शेयर आया 6 पर शेयर। ठीक है, अब इन्होंने डिविडेंड पे आउट पूछा है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट डिविडेंड पर शेयर बी assumed as DPS। डिविडेंड पर शेयर को हम DPS ही मान लेते हैं, एक्स क्यों अज्यूम करना, फॉर्मूले में वही रखते हैं अपन। और फिर जो डिविडेंड निकलेगा उसको अर्निंग पर शेयर से इक्वेट करके, मतलब अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करके परसेंटेज फॉर्म में बता दूंगा कि इतना पे आउट रखना चाहिए। ऑप्टिमल पे आउट तो इन्होंने पूछा नहीं, मार्केट प्राइस हमें पहले से बता रखी है, तो फॉर्मूले में प्लेस कर देते हैं। फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर प्लस IRR अपॉन KE इंटू अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर होल डिवाइडेड बाय KE का परसेंटेज। ये फॉर्मूला होता है। मार्केट प्राइस यहाँ नोन है 42, डिविडेंड पर शेयर नहीं पता, प्लस IRR अपॉन KE। IRR जो है हमें क्वेश्चन में दे रखी है 20% और KE 16% की है, तो 20/16। पॉलिसी तो इनकी गलत है ना, कि इनको डिविडेंड बिल्कुल नहीं देना चाहिए, पर ये थोड़ा डिविडेंड देना चाहते हैं 42 की मार्केट प्राइस रखने के लिए। अर्निंग पर शेयर अभी हमने निकाला, अर्निंग पर शेयर 6 पर शेयर आ रहा है, 6 माइनस DPS, ये मुझे फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय KE का परसेंटेज, कितना है KE है हमारा 16%। 16%। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं 42 को 16 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, फिर इस पूरे को सिंप्लीफाई कर दूंगा और फिर DPS कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो पहले जो डिनोमिनेटर में 16% है मैं उसको 42 की तरफ ले जा रहा हूँ, दैट इज 0.16 बेसिकली, है ना। 16% यानी 16 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 42 कर लेता हूँ, तो वो आ रहा है मेरा 6.72। मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ 6.72 इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर प्लस 20/16 भी कर लेते हैं हम। 20 डिवाइडेड बाय 16 गिव्स अस 1.25। 1.25 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू 6, तो ये आ जाएगा 7.5 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 16 जो आ रहा था 1.25 DPS माइनस 1.25
DPS, ये मैंने पूरा इसको ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। 1.25 DPS माइनस का और 1 DPS प्लस का, ये 7.5, ये जो 6.72 है इसको RHS में ले जा रहा हूँ, 1.25 DPS और DPS को उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो LHS में मुझे मिल जाएगा ये 1.25 DPS उधर जाके प्लस हो जाएगा, DPS से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 DPS से, तो आंसर आएगा इधर 0.25 DPS इज इक्वल टू, और इधर मुझे सिंपली करना है 7.5 माइनस 6.72, तो इधर आ रहा है 0.78, इधर आ रहा है 0.78, तो डिविडेंड पर शेयर वुड बी इक्वल टू 0.78 डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल टू, तो डिविडेंड पर शेयर 42 की मार्केट प्राइस रखना चाहते हो तो 3.12 का डिविडेंड पर शेयर देना चाहिए। अब इन्होंने मांगा है पे आउट इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इनटू 100, ठीक है। तो डिविडेंड पर शेयर तो हमारी तरफ से 3.12 का रखना चाहिए आपको, अर्निंग पर शेयर आपकी 6 की है, 6 इंटू 100, तो परसेंटेज बता देता हूँ, तो 52% का पे आउट आपको रखना चाहिए, 52% का, ठीक है। क्या ये ऑप्टिमम पे आउट है? जी नहीं है, ऑप्टिमम पे आउट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से ऑप्टिमम पे आउट 0 होना चाहिए। तो इस पे आउट पर 52% के पे आउट पर मार्केट प्राइस आ रही है 42। एक्सपेरिमेंट के तौर पे जस्ट चेक करने के लिए हम 0% के पे आउट पर मार्केट प्राइस निकालते हैं 52 से, 42 से ज्यादा क्या आनी चाहिए। तो चलिए ऐसे ही टाइम पास, ठीक है ना। कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस एट 0% पे आउट, that is optimum payout as per Walter's model since IRR is greater than KE। IRR is greater than KE है। IRR कितना है? IRR है 20 और KE है 16। IRR है 20 और KE है 16, यही है ना? हाँ जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20 और KE अज्यूम करने को कहा था इन्होंने 16% का, ठीक है। तो डिविडेंड पे आउट हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर प्लस IRR अपॉन KE इनटू अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर होल डिवाइडेड बाय KE का परसेंटेज। फॉर्मूला लर्न हो गया होगा अभी, मैं विश ऐसा आई एम होपिंग दैट मेरे साथ साथ आप बोले हैं ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से इस बार, इसीलिए मैंने इतनी बार लिखा था। डिविडेंड पर शेयर 0 प्लस IRR 20 अपॉन 16। देखिए 20 अपॉन 16 एक से ज्यादा बड़ा फिगर आएगा, तो जो भी अर्निंग पर शेयर माइनस DPS से निकलेगा ये उसे बड़ा बना देगा। अगर अर्निंग पर शेयर में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे DPS के नाम का, तो यहाँ एक छोटा फिगर बनेगा। आप DPS 0 रखेंगे तो अर्निंग इन्फ्लेट होगी इस चीज से, और जितना उतना ही बड़ा नंबर KE से कैपिटलाइज होगा तो ज्यादा मार्केट प्राइस आएगी। ये लॉजिक चलता है हमारे वॉल्टर साहब के फॉर्मूले का। तो अर्निंग पर शेयर जो अभी हुई है, कितनी अर्निंग पर शेयर? 6 पर शेयर की अर्निंग हुई थी, 6 माइनस डिविडेंड 0 है, तो ये मैक्सिमम चीज दी मैंने इसे इन्फ्लेट करने के लिए, अपॉन KE का परसेंटेज विच इज 16%। इसको सॉल्व करते हैं, मार्केट प्राइस निकालते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 16%, तो इस पे मार्केट प्राइस आ रही है 46.875, और इससे बड़ी मार्केट प्राइस आप अचीव नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो वहां पर 42 की ही आ रही थी जब आप 52% का पे आउट कर रहे थे, तो मार्केट प्राइस 42 की थी, पर अब जो है आपकी मार्केट प्राइस बढ़कर कितने की हो गई है? 46 की हो गई। इससे ज्यादा बड़ी मार्केट प्राइस आप अचीव नहीं कर सकते एज पर वॉल्टर्स मॉडल। तो वॉल्टर्स मॉडल के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस मॉड्यूल में थे हमने कर लिए हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और दूंगा एज होमवर्क, वो आपको करने हैं। अगले वीडियो क्लास में हम अगला मॉडल स्टार्ट कर देंगे डिविडेंड पॉलिसी का। ये अभी एक मॉडल हुआ है और काफी मॉडल्स हैं डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता